नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी वितान पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर सिल्वर वेडिंग, जिसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी जी। तो अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आज हम यहाँ पर आपको हिंदी दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत-बहुत एक तरह से क्योंकि देखिए हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है। आप जब आपने पढ़ाई की शुरुआत की तब से आप हिंदी से जुड़े हुए हैं और उससे पहले भी, यानी कि जब आप एक जो बच्चा है वो जब जन्म लेता है तो उसके बाद जब वो फर्स्ट पहली जो भाषा सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। तो जब हम अपनी जो पहली बार जो भाषा है उसको जब हम सीखते हैं तो उसका महत्व भी हमें पता होना चाहिए और उसको हमें किस तरह से अपने आप में बनाए रखना है वो भी हमें सीखना चाहिए। आज जो आप देखेंगे कि हमारा जो भारत है विविधताओं का देश है। यहाँ पर आप देखेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग-अलग तरह की जो धर्म हैं और बहुत सारे एक तरह से जितने भी राज्य हैं वहाँ की अपनी-अपनी अलग संस्कृतियाँ हैं, सभ्यता है और अलग-अलग बोलियाँ हैं, अलग-अलग भाषाएँ हैं। उन सब में आप देखेंगे जो 22 भाषाएँ हैं उनको मान्यता दी गई है और इनमें सबसे जो एक तरह से मुख्य रूप से भारत में सर्वाधिक रूप से जो बोली जाने वाली भाषा है वो है हिंदी। ठीक है? तो हिंदी आप देखेंगे कि जितने भी आज के समय में जितने भी कार्यालयी कामकाज, क्योंकि जब हमारे देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की जब बात आई थी, तो उस टाइम पे हिंदी को राष्ट्रभाषा ना बनाकर राजभाषा का दर्जा दिया गया था। यानी कि जितने भी हमारे कार्यालयी कामकाज होते हैं, जितने भी हमारे ऑफिस में काम होते हैं, वो सब हिंदी में होते हैं। और देखिए क्योंकि जो हमारी मातृभाषा है और जिससे हम जन्म से जुड़े हैं तो उसके साथ उस पर गर्व करना तो बनता ही है। तो इसीलिए फिर से मैं आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और हम आज शुरू करते हैं अपना चैप्टर जिसमें हम पढ़ रहे हैं सिल्वर वेडिंग और मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है और इसके मुख्य जो नायक हैं वो हैं वाई डी पंथ यानी कि यशोधर पंथ जी, जो कि एक सेक्शन ऑफिसर हैं और किस तरह से आज उनकी 25वीं सालगिरह यानी कि सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी मनाई गई है उनके घर पर। और ये सारी चीजें क्योंकि वो थोड़ा-सा पुरानी विचारधारा के व्यक्ति हैं, थोड़ा-सा विचार जो हैं उनके पुराने हैं और वो अपने किसनदास से प्रेरित हैं, तो इसीलिए उन्हें ये सारी चीजें जो पश्चिमी जो सभ्यता की जो ये चीजें हैं वो उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती हैं और किस तरह से वो अपनी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी को एक तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं या किस तरह से उससे दूर भाग रहे हैं वो आपने देखा। तो चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करते हैं, क्या कुछ होता है इसके बाद और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो यशोधर बाबू जी हैं, क्योंकि जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचे, आपने देखा कि पूरे रास्ते वो सारी चीजें सोचते चले आ रहे हैं और आज उनका मन भगवत भजन में भी नहीं लगा, सत्संग में भी नहीं लगा और साथ ही जब वो पहाड़गंज से सब्जियां खरीद रहे थे तो उस टाइम पर भी उन्हें अपने बच्चों के द्वारा, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें दिखाया ही यही गया है कि किस तरह से जो समयांतर होता है, एक समयांतराल के कारण जो चेंजेस आते हैं, जो विचारों में अंतर आते हैं, उसी से ये जनरेशन गैप और माता-पिता और बच्चों में जो ये मतभेद हैं, ये उत्पन्न होते हैं। तो वो यहाँ पर देखते हैं कि वो मन-मन में विचार करते हैं कि कभी भी उनके बच्चों ने नहीं कहा कि सब्जी लाना, दूध लाना, कोयला लाना या बाकी घर के दवाइयाँ लाना या बाकी घर के ज़रूरी काम हम कर लेंगे। और जब कभी उन्होंने थोपा, तो उसके बाद भी वो लोग आपस में इस चीज़ के लिए लड़ने लगे कि इसे तू भी कर सकता है और तू क्यों नहीं करता या तू कर ले। तो इस तरह से तो फिर उन्होंने ये बात अब अपने घर में उठानी ही बंद कर दी और जब वो अपने घर के करीब पहुंचे हैं आज तो वो देख रहे हैं उनके घर पर काफ़ी सारे लोगों की भीड़ है, काफ़ी सारी गाड़ियां हैं और रंग-बिरंगी कागज़ों से, रंग-बिरंगी लाइटों से उनका घर सजा हुआ है और कुछ जो बड़ी गाड़ियों में मेहमान आए हुए हैं और उनका बड़ा बेटा भूषण जो है उन्हें विदा कर रहा है। तो इस तरह से वो एक अंधेरे में छुप जाते हैं, अंधेरे कोने में और जब जो गाड़ी वाले लोग हैं वो चले जाते हैं तो वो अपने घर में प्रवेश करते हैं।
तो जब वो अपने घर में प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं अभी भी वहां पर पार्टी चल रही है और बहुत सारे लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। और तभी उनका जो बड़ा बेटा है भूषण वो आता है कि पिताजी, अ, आज आपकी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी पर भी आप 8:30 बजे आ रहे हो। और इस तरह से वो अपने पिताजी को कहता है और फिर उनके पिताजी जो है एक तरह से बाकी चीजें कहते हैं और साथ ही फिर उसके बाद केक काट कर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं। और जो यशोधर बाबूजी हैं वो केक खाने से मना कर देते हैं क्योंकि वो कहते हैं इसमें अंडा होगा। और उसके बाद जब उन्हें लड्डू के लिए एक तरह से फोर्स किया जाता है तो वो कहते हैं कि उन्होंने अभी संध्या नहीं की है। तो संध्या, मैंने आपको बताया, संध्या पूजन होता है जब जनेऊ से जो जनेऊ लेकर संध्या की जाती है, संध्या पूजा की जाती है। तो यशोधर बाबू ने एक तरह से सभी से मिले और उसके बाद उन्होंने लड्डू खाने से मना कर दिया और कहा नहीं नहीं, आप लोग खाइए। यशोधर बाबू ने दोस्तों से कहा प्लीज गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। तो उन्होंने उनके दोस्तों से कहा, जो उनके बच्चों के फ्रेंड्स आए हुए थे, कि कोई भी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, आप प्लीज आप इंजॉय कीजिए। तो इस तरह से वो पूजा करने लगे और आज उन्होंने जानबूझकर पूजा में काफी देर लगाई है। जो 15 मिनट की पूजा है आज उन्होंने 25 मिनट तक खींची और उसके बाद भी वो ध्यान लगाने बैठ गए और ध्यान लगाते हैं। और ध्यान लगाते हुए वो सोचते हैं कि उन्हें वो नीला बिंदु, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं अपने मन को शांत करने के लिए, अपने दिमाग को शांत करने के लिए, तो हम उस बिंदु को देखना चाहते हैं, उस प्रकाश बिंदु को देखना चाहते हैं। तो आज किसनदा वह देखना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें, सॉरी, यशोधर बाबू देखना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें किसनदा दिखाई दे रहे हैं। और वो किसनदा से पूछ रहे हैं कि आप जो हुआ होगा से कैसे मरे, क्योंकि अभी तक उनके दिमाग में वही चीजें चल रही हैं कि कैसे किसनदा की मृत्यु जो हुआ होगा से हुई। तो यहाँ पर किसनदा उनसे कह रहे हैं कि भाऊ, सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, वो चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते सभी जो हुआ होगा से ही है। हाँ, शुरू शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम ही अपना हुआ। यशोधर बाबू ने पजामा कुर्ते पर ऊंची ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पांव में देसी खड़ाऊ और हाथ में डंडा धारण किए किसनदा से इस अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए। यानी कि अब यशोधर बाबू को वो पूरी पिक्चर दिखाई दे रही है किसनदा की, जिसमें उन्होंने कुर्ता पैजामा पहना हुआ है, ऊनी ड्रेसिंग गाउन बाहर से डाला है, सिर पर एक गोल विलायती टोपी पहनी है, पांव में देसी खड़ाऊ डाले हैं और हाथ में डंडा धारण किया है। तो किसनदा से वो बहस करना चाहते हैं, उसका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि इस बात को कुछ और अच्छी तरह से समझने के लिए। हर रविवार किसनदा को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मारकर ना पीना पड़े, यानी कि गर्म चाय बनाई जाती थी। वो कहते थे कि जिसे फूंक मारकर ना पीना पड़े वो चाय कैसी। चाय सुड़कते हुए वो प्रवचन भी देते थे और बीच बीच में शंकाएं भी उठाते थे। यशोधर बाबू को लगता कि किसनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। यानी कि मैं किस तरह से, एक तरह से यही है जनरेशन गैप, यही है विचारों में पीढ़ियों का अंतर। तो अब यहाँ पर यशोधर बाबू को कभी अपने बच्चे सही लगते हैं, कभी अपने बच्चे गलत लगते हैं। उनको यानी कि वो अपने बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं और उनके बच्चे उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं। तो अब वो किसनदा के साथ इस बात से बहस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसनदा आज भी उनका मार्गदर्शन करें कि जो कुछ उनके बीवी बच्चे कर रहे हैं, कि उनका रवैया, उनके लिए मेरा क्या रवैया होना चाहिए, यानी कि मुझे उनसे किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह का व्यवहार, किस तरह से मुझे उनसे अपना व्यवहार रखना चाहिए। लेकिन किसनदा तो वही अकेलेपन का खटराग अलापने का अमादा से मालूम होते हैं। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, यह सब माया ठहरी। जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन अकेला और असहाय महसूस करेगा। यहाँ पर वो कहते हैं
कि जो ये भूषण है, ये भी एक दिन अकेला और असहाय महसूस करेगा जितना आज तू कर रहा है। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली झिड़कते हुए आ गई। यानी कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान लगाए हुए, लेकिन उनके दिमाग में आप किसनदाही चल रहे हैं और दिमाग वहां पर भी वो किसनदा के साथ ही डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह से वो बहस जारी रखे हुए थे अपने दिमाग में, लेकिन उनकी जो घरवाली है, उनकी जो पत्नी है, वो झिड़कते हुए आ गई कि आज पूजा में ही बैठे रहोगे? यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी ने बताया, कुछ गए, कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कौन कौन है। आश्वस्त होने पर सभी रिश्तेदार ही हैं, उसी लाल गमछे में बैठकर चले गए। यानी कि जब उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि मेहमान चले गए, तो उनकी पत्नी ने कहा कुछ चले गए, कुछ अभी हैं। तो जब उन्होंने वो आश्वस्त हो गए कि सब घर के ही रिश्तेदार हैं, तब वो जो लाल गमछे में वो जिसमें बैठे हुए थे पूजा करने के लिए, वही गमछा पहनकर वो बाहर आ गए, जिसे पहनकर वो संध्या करने के लिए बैठे हुए थे। और ये गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किसंदा से ही विरासत में मिली थी, और उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ थे। यानी कि प्रॉपर धोती भी नहीं पहनते थे, एक लाल रंग का जो गमछा होता है उसे लपेट कर वो पूजा में बैठ जाया करते थे। वो कहते हैं, एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, "अ, और अब गोया गमछा पहना जा सकता है?" यानी कि जब वो बाहर आए पूजा घर से, तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा, एवरीबडी गॉन, पार्टी इज ओवर। तो उनकी बेटी जो है जोर से झल्लाई, लोग चले गए हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएंगे। अब्बा, यू आर द लिमिट। बेटी, इसमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे ना। देखिए जो पहाड़ी लोग होते हैं, वो कहते हैं जिसमें हमें सज आएगी, जिसमें हमें सज लग रही है, हम वही करेंगे। तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें सज नहीं आती। यानी कि जिस तरह तुम जीन्स पहन लेती हो, इस तरह ये जीन पहनकर हमें सज नहीं आती। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़े। बोले, ये कौन भूले जा रहे हैं? भूषण बोला, ये आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना। जो भूषण है, उनका बड़ा बेटा, उनको लगा कि लोग अपना सामान भूल गए हैं यहाँ पर, जो गिफ्ट के पैकेट्स पड़े हुए थे। तो वो कह रहे हैं कि कोई जो लोग हैं वो अपना सामान यहाँ पर भूल गए हैं। लेकिन भूषण बता रहा है कि ये आपके लिए गिफ्ट रखे हुए हैं, जरा आप इन्हें खोलिए। तो वो कहते हैं, आह, इस उम्र में क्या प्रेजेंट प्रेजेंट, तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, कहकर शर्मीली हंसी हंस दिए। अब देखिए वो थोड़ा सा शर्माए कि इस उम्र में आप क्या गिफ्ट विफ्ट। तो वो कहते, तुम ही खोल लो और तुम ही इस्तेमाल कर लो जो कुछ भी इसमें है। भूषण एक सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ, एक ऊनी ड्रेसिंग गाउन। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं ना अब्बा, फटा पुलोवर पहनकर चले जाते हैं, जो बहुत ही बुरा लगता है, तो अब आप इसे पहनकर जाया कीजिए। बेटी, पिता का कुर्ता पैजामा उठा लाई और इसे पहनकर गाउन पहनिए। थोड़ा सा नानूच करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की। गाउन का सैश कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। अब उन्होंने कहा कि उनकी आंखें की कोर में जरा सी नमी चमक गई, और जैसे ही उन्होंने ये कहा तो उनके आंखों के कोने में थोड़ा सा नमी आ गई, क्योंकि देखिए उनका जो बचपन था, उनकी जो जवानी थी, वो पूरी मेहनत में ही बीती थी। देखिए बचपन में ही माता पिता की मृत्यु के बाद बुआ के घर पर आकर उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की। उसके बाद उन्होंने दिल्ली किसनदा के पास आकर भी बहुत सारा स्ट्रगल किया, और जब नौकरी लगी तो बहुत कम तनख्वाह थी, और उस तनख्वाह में 3 बच्चों की पढ़ाई और उनका पालन पोषण, और इस तरह से बहुत ज्यादा परेशानियां उठाकर उन्होंने अपने बच्चों को पाला है। तो आज उन्हें ये सारी चीजें एक तरह से उनको बड़ी चुभ रही हैं, कि यह कहना कितना मुश्किल है कि अगर इस घड़ी उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लेने जाया करें, और ये नहीं कह रहा है कि दूध मैं ला दिया करूंगा, या इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किसंदा उतर आया जिसकी मौत
जो हुआ हुआ होगा से हुई। जैसे ही उन्होंने ये ऊनी गाउन पहना तो फिर से उनके अंदर वो किसंदा जो है उतर आए, जिनकी मौत जो हुआ होगा से हुई होगी। तो इस तरह से आपने देखा ये जो चैप्टर है हमारा सिल्वर वेडिंग, आज काफी समय के बाद यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और मुझे लगता है कि इतने अच्छे से हमने इस चैप्टर को पढ़ा है कि आप लोगों को अब बहुत ज्यादा इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी एक तरह से बहुत ज़्यादा एक तरह से कंठस्थ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चैप्टर को यदि आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा है, तो एक-एक प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। तो ये हैं हमारे अभ्यास के प्रश्न, जिनको हम यहाँ पर जाकर हल करते हैं। तो देखिए, ये जो हमने यहाँ पर आपका सॉल्यूशन निकाला है चैप्टर का, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर है लेखक परिचय, जो कि शुरुआत में ही मैंने आपको दे दिया था, मनोहर श्याम जोशी जी का। और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो मनोहर श्याम जोशी जी हैं, उनका जन्म जो है 1935 कुमाऊं में हुआ था, 1935 में। और ये लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक किया था। और उसके बाद इन्होंने दिनमान पत्रिका का भी संपादन किया। और यहाँ पर देखिए, जो जरूरी चीजें मैंने आपको बताई थी वो थी सबसे कि इनकी रचनाएं क्या हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं आप देख सकते हैं, कहानी संग्रह है, जो कि संग्रह कुरु कुरु स्वाहा, कसप, हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, ठीक है, और हमजाद और क्याप, ठीक है। और इनके काव्य संग्रह भी हैं, और व्यंग संग्रह भी हैं इनके, जिनमें एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किस्साकांगो, मंदिर घाट की पैड़ियां, टाटा प्रोफेसर, षष्ठी वल्लभ पंत, नेताजी की कहिन, इस देश के प्यारों का क्या कहना, ठीक है। साक्षात्कार, यानी कि इन्होंने साक्षात्कार भी बहुत सारे लिखे हैं, जैसे बातों बातों में और 21वीं सदी। संस्मरण भी है इनके, लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर। दूरदर्शन के धारावाहिक भी इन्होंने लिखे हैं, हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो ये हैं दूरदर्शन के धारावाहिक। और उसके बाद देखिए, ये है पूरे पाठ का सार। तो आप भी अगर यदि चाहें तो आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में सार लिख सकते हैं। वैसे तो इस चैप्टर का सार भी बहुत बड़ा है, लेकिन चैप्टर हमने यहाँ पर काफी अच्छे से पढ़ लिया है, तो आपको बहुत ज्यादा सार लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे आप यहाँ पर कुछ जरूरी चीजें, जैसे यह लंबी कहानी लेखक की अन्य रचनाओं से कुछ अलग है, आधुनिकता की ओर बढ़ता हुआ जो हमारा समाज है और नई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले जो मूल्य हैं वो धीरे धीरे घिसते जा रहे हैं। यहाँ पर दो चीजें हैं, जो हुआ होगा और सम हाउ इम्प्रॉपर के दो जुमले इस कहानी के बीज वाक्य हैं। जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद, यानी कि जैसे का तैसा, ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने वाला भाव है। यानी कि किसनदा की जब मृत्यु हुई तो वहां पर जो एक उनके रिश्तेदारों ने जो एक बात कही, जब उनसे पूछा गया कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, तो उनका एक वहां पर बात थी कि जो हुआ होगा, ठीक है। अब ये जो हुआ होगा को किसी ने खंगालने की कोशिश नहीं की, इसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। और लेकिन लेकिन जो ये सम हाउ इम्प्रॉपर यहाँ पर शब्द है, वो अनिर्णय की स्थिति है, यानी कि जो कुछ कंफर्म नहीं है, जिस पर हम सटीक उत्तर नहीं दे सकते। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र जो हैं यशोधर बाबू के भीतर विद्यमान है, और वे इन दोनों स्थितियों के जिम्मेदार भी किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते हैं, और वो हर समय एक अनिर्णय की स्थिति में है। जैसे आपने देखा कि वो किसंदा से पूछना चाहते हैं, किसंदा के साथ इस बात पर बहस करना चाहते हैं कि जिस तरह का व्यवहार उनके पत्नी और बच्चों का हो रहा है, वो उस पर कैसे रिएक्ट करें, ठीक है। तो ये जो सबसे मेन चीज है, इसको आप लिख सकते हैं, इतना आप जरूर लिखें अपनी नोटबुक में, ठीक है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर आपकी ये पूरी जो कहानी है, ये किस चीज पर बेस्ड है और ये किस चीज पर आधारित है, ठीक है। तो चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत कुछ यहाँ पर आपको अब ज्यादा लिखने की नोटबुक में जरूरत नहीं है। अब आप केवल पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे शब्दार्थ भी हैं, जैसे सिल्वर वेडिंग, जिसमें शादी की रजत जयंती जो विवाह के 25 वर्ष बाद मनाई जाती है। मातहत, यानी कि जो उनके अधीन काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनके कोवर्कर्स हैं। जूनियर, यानी कि कनिष्ठ या अधीनस्थ। निराकरण, यानी कि समाधान। परंपरा, यानी कि जो प्रथा चली आ रही है। बदतमीजी, यानी कि अपशिष्ट व्यवहार।
चूनेदानी यानी पान खाने वालों का चूना रखने का बर्तन, घृष्टता यानी कि अशिष्टता, बाबा आदम का जमाना यानी कि पुराना समय, नहले पे दहला जैसे को तैसा, दाद यानी कि प्रशंसा करना, ठठाकर यानी कि जोर से, ठीक ठिकाना यानी कि उचित व्यवस्था, चोचले यानी कि आडंबरपूर्ण व्यवहार, माया धन यानी कि दौलत और सांसारिक मोह, इंसिप्ट यानी कि आग्रह, चुग्गे भर यानी कि पेट भरने लायक, जुगाड़ यानी कि व्यवस्था, नगण्य यानी कि जो गिनने लायक ना हो, सेक्रेटरिएट यानी कि सचिवालय, नागवार जो कि अनुचित है, निहायत यानी कि एकदम, अफोर्ड करना यानी कि सहन करना, शक्ति, क्रिय का अर्थ होता है शक्ति के अंदर, इरासर यानी कि आग्रह, गय गयाष्टक यानी कि इधर उधर की बेकार बातचीत, विरुद्ध अर्थात विपरीत, प्रवचन यानी कि धार्मिक व्याख्यान, निहायत यानी कि अत्यंत, फिक्रा यानी कि वाक्यांश, पैच पेच यानी कि कारण, स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति, उपेक्षा तिरस्कार का भाव, तरफदारी यानी कि पक्ष लेना, मात्र सुलभ अर्थात माताओं की जो स्वाभाविक मनोदशा है, ठीक है, मॉड यानी कि आधुनिक, जेठानी अर्थात पति के बड़े भाई की पत्नी, और इस तरह से आप देखेंगे बहुत ही सारे इसमें कठिन शब्द हैं, अंडरलाइन कीजिए आप बुक में, और जहां पर भी आपको कोई डाउट लगता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से संबंधित हल। अब ये है पाठ्य पुस्तक से संबंधित हल, जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। तो पहला जो प्रश्न है वो है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल हुई। आपने देखा किस तरह से उनकी पत्नी जो है अपने बच्चों और अपनी बेटी की तरफदारी करती है, और उनके कहने पर वो चीजें भी कर लेती हैं जो वो चाहते हैं। तो वाईडी पंत की जो पत्नी है वो समय के साथ ढल सकने में सफल हुई, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहे, ऐसा क्यों? तो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न, सेम दोनों प्रश्न का एक ही उत्तर है कि सिल्वर वेडिंग के आधार पर बताइए कि यशोधर बाबू समय के अनुसार क्यों नहीं ढल सके। तो देखिए, सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात आती है कि यशोधर बाबू बचपन से ही जिम्मेदारियों के बोझ से लद गए, क्योंकि बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया, उनका पालन पोषण उनकी विधवा जो बुआ थी उनके घर पर हुआ, और किसी तरह से मैट्रिक होने के बाद वो दिल्ली आ गए, और दिल्ली में भी जब वो रहे तो जब तक उनकी नौकरी नहीं लगी तो वो किसंदा जो कि कुंवारे थे उनके पास जाकर रहे, और इस तरह से वे सदैव उन लोगों के पास रहे जिन्होंने कभी परिवार का सुख नहीं मिला, जिन्हें कभी, यानी कि अभी तक वो जितनों के साथ भी उन्होंने समय अपना बचपन बिताया है, अपनी जवानी बिताई है, ऐसे लोगों के साथ बिताई है जिन्होंने कभी परिवार का सुख नहीं देखा। तो इस तरह से वे सदैव पुराने लोगों के साथ रहे, पले बड़े। तो अतः उन्होंने परंपराओं को अब उन्होंने बहुत अच्छे से अपना लिया था, और वो उन्हें नहीं छोड़ सकते थे, और साथ ही वो किसंदा के सिद्धांतों से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, प्रभावित थे, और इन सब के कारण ही यशोधर बाबू समय के साथ बदलने में असफल रहे। जबकि दूसरी तरफ उनकी पत्नी भी पुराने संस्कारों की थी, लेकिन वो एक संयुक्त परिवार में आई थी जहां उन्हें एक सुखद अनुभव हुआ, उनकी इच्छाएं अतृप्त रही, वे मात्र सुलभ प्रेम के कारण अपनी संतानों का पक्ष लेती रही, बेटी की एक तरह से बेटी की बातों को मानती रही, और इस प्रकार से उनने स्वयं को बिल्कुल जल्दी से उन्होंने अपने आप को शीघ्र ही बदल लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं या सकती हैं। ठीक है, और बिल्कुल यहाँ पर दूसरा प्रश्न भी इसी तरह का है कि पाठ में जो हुआ होगा कि दो अर्थ छवियां लिखिए कि क्या अर्थ निकलता है इस पाठ में जो हुआ होगा का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला जो वाक्य आता है पाठ में जो हुआ होगा, वो आता है जब यशोधर बाबू किसंदा के किसी जाति भाई से, यानी कि जब यशोधर बाबू ने पहली बार किसंदा के किसी जो उनके खास रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनसे जब पूछा उनकी मौत का कारण,
तो पता चला कि जो हुआ होगा, अर्थात पता नहीं कि क्या हुआ। तो इसका अर्थ है कि किशनदा की मृत्यु का कारण जानने की इच्छा कभी किसी में नहीं थी। और दूसरा, इससे उनकी हीन दशा का भी पता चलता है। ठीक है, कि दूसरा अर्थ किशनदा ही उपयोग करते थे। वे इसे अपनों से मिली उपेक्षा के लिए करते थे, कि कहते कि भाऊ जो हुआ, सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। वो अब चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, सब मरते सब जो हुआ होगा से ही है। हाँ, शुरू शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं, अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस जो अपना नियम ही अपना हुआ। तो वो यहाँ पर एक जो हुआ होगा किशनदा ही प्रयोग करते हैं अपने अपनों के लिए, कि सब जो है जो हुआ होगा से ही मरते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, somehow improper वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह प्रयोग करते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही महत्वपूर्ण भी है परीक्षाओं की दृष्टि से, इसीलिए ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें कि somehow improper वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में एक तकिया कलाम की तरह करते हैं, और इस वाक्यांश से उनके व्यक्तित्व और इस कहानी के कथ्य का क्या संबंध बनता है। तो देखिए, अब आपने देखा होगा कि यशोधर बाबूजी शुरुआत से ही, जब उनके जो मातहत हैं यानी कि जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जब वो उनसे सिल्वर वेडिंग की बात करते हैं, तो ये सबसे पहले तो वहां पर जो चड्डा है उसकी जो पतलून है वो उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, यानी कि वो उन्हें अच्छी नहीं लगती। और दूसरी बात जो ये हरकत है उसकी, कि वो किस तरह से यहाँ पर उनके सिल्वर वेडिंग पर पार्टी मांग रहा है, वो सारी चीजें उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगती हैं। और अलग अलग जगहों पर उन्होंने इस तकिया कलाम का प्रयोग किया है। तो देखिए, जब यशोधर बाबूजी इस तकिया कलाम का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें जब कुछ अनुचित लगता है, यानी कि कोई चीज उन्हें जब गलत लगती है, कहीं पर जब उन्हें कमियां नजर आती हैं, तो तब वे जब वो उससे नए के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, यानी कि उस चीज के साथ वो तालमेल नहीं बिठा पाते, तो यह वाक्यांश उनके असंतुलन एवं अज व्यक्तित्व के व्यक्तित्व अर्थ प्रश्न करता है, यानी कि बताता है कि उनका जो है इस चीज के साथ संतुलन नहीं बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व के साथ ये संबंध है कि उनका इस वाक्यांश के साथ, यानी कि जो चीजें हो रही हैं उनके साथ उनका संतुलन नहीं बैठ रहा है यशोधर जी का, इसीलिए वो ये कहते हैं। तो यहाँ पर पाठ में कई स्थानों पर समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग हुआ है। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि दफ्तर में, उनकी सिल्वर वेडिंग पर, स्कूटी की सवारी पर, साधारण पुत्र की असाधारण वेतन मिलने पर, अपने से परायेपन का व्यवहार मिलने पर, डीडीए के फ्लैट का पैसा न भरने पर, पुत्र द्वारा वेतन पिता को न दिए जाने पर, खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा न करने पर, पत्नी के आधुनिक बनने पर, शादी के संबंध में बेटी के निर्णय पर, घर में सिल्वर वेडिंग पार्टी पर, और केक काटने की विदेशी परंपरा आदि पर। तो ये बहुत सारे ऐसे यहाँ पर उनको समय मिलते हैं, बहुत सारे मौके मिलते हैं जब उनको ये स्थितियां समहाउ इम्प्रॉपर लगती हैं, यानी कि उनके अनुसार नहीं लगती हैं। तो यहाँ पर कहानी के अंत में यशोधर जी जो है उनके व्यक्तित्व की सारी विशेषताएं सामने उभर कर आती हैं, कि वे जमाने के हिसाब से अब अप्रासंगिक हो चुके हैं, और यही चीज पीढ़ियों के अंतराल को दर्शाता है, यानी कि यही चीज जनरेशन गैप को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू की कहानी को दशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, जो यशोधर बाबू की कहानी ये हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें इस पूरी कहानी को एक दिशा देने में
यशोधर बाबू की जो कहानी है, इसमें किस्संदा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि पूरे पाठ में आप देखेंगे कि जगह-जगह पर आप देखेंगे जहाँ पर भी यशोधर बाबू जी कोई कदम उठाते हैं, वो वहाँ पर किस्संदा से प्रेरित होते हैं, प्रेरित रहते हैं। तो इस तरह से आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है और कैसे? तो देखिए, इसको आप ज़रूर लिखेंगे कि जिस तरह से अब आपके जीवन को दिशा देने में देखिए आपके दादाजी का हाथ हो सकता है, आपके पिताजी का हाथ हो सकता है, आपके बड़े भाई का हाथ हो सकता है, या आपके किसी रिलेटिव का हाथ हो सकता है, आपके टीचर का हाथ हो सकता है, आपके किसी फेवरेट पर्सन का हाथ हो सकता है, कि जिसको आप फॉलो करते हो, जिसकी तरह आपकी विचारधारा हो, या जिस तरह से आप उस व्यक्ति को एक तरह से शुरुआत से ही फॉलो कर रहे हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए है। अगला प्रश्न 5 है, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? अब वर्तमान समय की बात करते हैं कि वर्तमान समय में जो परिवार संरचना है और स्वरूप है, उससे जुड़े हुए अनुभव, आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? तो इस कहानी में दर्शाए गए परिवार के स्वरूप व संरचना आज भी लगभग हर परिवार में पाई जाती है। यानी कि जिस तरह की स्थिति यहाँ पर है, बिल्कुल आप देखेंगे कि संयुक्त परिवार की जो प्रथा है वो तो लगभग पुरानी हो चली है, और पुरानी पीढ़ी की बातों को जो नई पीढ़ी है वो सिरे से इनकार कर रही है, सिरे से नकार रही है, और जो नया युवा है कुछ नया करना चाहता है, और परंतु जो पुराने बुजुर्ग हैं वो हमेशा परंपराओं का निर्वाह करने में ही विश्वास रखते हैं। और यशोधर बाबू की तरह जो एक मध्यवर्गीय पिता है वो विवश है, पर किसी विषय पर अपना निर्णय वो नहीं दे सकता। माताएं बच्चों के समर्थन में खड़ी नजर आती हैं। आज भी अपने जो दो बच्चे होते हैं वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में ज्यादा खुश होते हैं। वे आधुनिक जीवन शैली को ही सब कुछ मानते हैं। लड़कियां फैशन के अनुसार वस्त्र पहनती हैं, और यशोधर बाबू जी की पत्नी उन्हीं की प्रतिनिधि है। और ये कहानी लगभग हर एक परिवार की आज के समय में है। तो इस तरह से आपने देखा हमारा ये चैप्टर काफी समय के बाद आज यहाँ पर कंप्लीट होता है, और हमने बहुत अच्छे से इस पाठ को पढ़ा, समझा, और इससे एक बहुत बड़ी सीख भी हमने ली। अभी अभी जो मैंने लास्ट यहाँ पर प्रश्न पढ़ा उसमें आपने देखा कि किस तरह से ये जनरेशन गैप, ये पीढ़ी अंतराल जो है किस तरह से माता पिता और बच्चों में मतभेद पैदा करता है, और किस तरह से बड़ों की इज्जत करना, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों को एक तरह से फ्रंट में रखना, रीति रिवाजों का पालन करना, सभ्यता संस्कृति को फॉलो करना, आज की जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे भूल रही है। तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए कि माता पिता को शुरुआत से ही, यानी कि जब उनके बच्चे बड़े होना शुरू होते हैं, यानी कि किशोरावस्था में जब वो प्रवेश करते हैं, जब वो एक टाइम के बाद सब कुछ समझना, सीखना जान जाते हैं, तो उसी समय से उनका मित्र बनकर हर एक कदम पर उनके साथ चलना चाहिए। उन्हें हर चीज सिखानी चाहिए, हर चीज एक तरह से समझानी चाहिए, संस्कृति सभ्यता के महत्व को बताना चाहिए, रीति रिवाजों को उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। और साथ ही बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने माता पिता का आदर करें, सम्मान करें, उनकी जो भी उनकी ख्वाहिशें हैं, जो भी उनकी इच्छा है उसका सम्मान करें, और साथ ही अपने माता पिता से कोई भी बात ना छुपाएं, सारी बातें शेयर करें। इस तरह से अगर माता पिता दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे तो हमारी सभ्यता संस्कृति बची रहेगी और इसका विकास भी होगा। यानी कि दोनों साथ में आधुनिक सभ्यता, आधुनिक जो एक मॉडर्नाइजेशन जो हमारे देश का हो रहा है वो, और जो हमारी सभ्यता संस्कृति है, दोनों मिलकर हमारे देश को काफी आगे लेकर जाएंगे। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। कोई भी डाउट अगर चैप्टर से रिलेटेड हो तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।